हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 18 फरवरी 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज है रविवार यानी संडे, तो एडिटोरियल पेज को हम स्किप करेंगे, तो ये वीडियो छोटा होगा। क्योंकि आज संडे को एडिटोरियल पेज इसलिए स्किप किया जाता है क्योंकि एक होता है हास्य व्यंग जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, और जो दूसरा आर्टिकल है वो राजनीतिक एजेंडे वाला आर्टिकल है, तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पहली यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ प्रकाशित की गई है कि कमलनाथ के भाजपा में जाने की अटकलें तेज। ये पहले पेज की पहली न्यूज़ है कि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ भी अपनी राह बदल सकते हैं। बेटे नकुल नाथ और उनके समर्थकों की गतिविधियां इस बात की पुष्टि भी कर रही हैं कि वह जल्द ही औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल हो सकते हैं। शनिवार को बेटे के साथ दिल्ली पहुंचने से अटकलों का बाजार और गर्म हो गया। उनके बेटे नकुल नाथ ने एक्स बायो से कांग्रेस शब्द को हटाकर अटकलों को और बल दे दिया। मीडिया से बातचीत में भी कमलनाथ ने भाजपा में जाने की बात से इनकार नहीं किया है। छिंदवाड़ा से 9 बार के सांसद रहे कमलनाथ ने दिल्ली में कहा कि अगर ऐसी कोई बात होगी तो सबसे पहले आप लोगों को सूचना दूंगा। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि 10 विधायक भी उनके साथ कांग्रेस छोड़ सकते हैं। तो अब कमलनाथ जो कि कांग्रेस का बहुत बड़ा नाम है और 9 वर्षों से अगर वो एक ही जगह से विधायक हैं तो आप समझिए लगभग 45 साल तो यही हो गए जब वो विधायक रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे नकुल नाथ के भाजपा में शामिल होने की अटकलें कुछ दिनों से लगाई जा रही हैं, मगर शनिवार को ये और तेज हो गई। दोनों अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले छिंदवाड़ा से भोपाल होते हुए दिल्ली पहुंच गए। कमलनाथ के समर्थक और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी अपने बायो से कांग्रेस का चिन्ह हटा लिया। उनके समर्थक जहां कमलनाथ वहां हम एक्स पोस्ट कर रहे हैं। समर्थकों ने भी दिल्ली का रुख किया हुआ है। और बता दें कि कमलनाथ 44 वर्ष से मध्य प्रदेश में कांग्रेस का बड़ा चेहरा बने हुए हैं। तो अगर ऐसा होता, हालांकि अब निश्चित है कि ये कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाएंगे, अगर ऐसा हो जाता है तो ये बहुत बड़ा झटका होगा कांग्रेस के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा चेहरा है ये पार्टी के। तो इनके साथ जाहिर सी बात है कई विधायक और सांसद भाजपा में शामिल हो जाएंगे। बेदाग रहा है मेरा 23 साल का कार्यकाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा 370 सीटें जीतना श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। विपक्षी दलों को लगातार भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर घेरने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक का सरकार के मुखिया के तौर पर मेरा 23 साल का कार्यकाल एकदम बेदाग रहा है। भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है, यह विकास का काल रहा है, ऐसा कोई अन्य उदाहरण नहीं है। उन्होंने भाजपाइयों से आह्वान किया कि हमें सुशासन की यही कहानी आम मतदाता या जनता तक पहुंचानी है। यही नहीं, उन्होंने देश भर से आए भाजपा प्रतिनिधियों के सामने 370 सीटें जीतने का नारा दोहराते हुए जीत का मंत्र भी दिया और कहा कि यह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी, क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। मोदी शनिवार को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में लोकसभा चुनाव के पहले पार्टी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले दिन पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 370 सिर्फ आंकड़ा नहीं है बल्कि भावना है। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में हर बूथ पर 370 अतिरिक्त वोट जुटाने का लक्ष्य दिया है। प्रधानमंत्री ने भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में ये पूरा भाषण दिया है पदाधिकारियों को और कहा कि भाजपा के सुशासन की कहानी अब सभी को बताने की जरूरत है। अगले 10 से 100 दिन जो भी चुनाव की घोषणा से लेकर चुनाव तक मजबूत करने होंगे अपने बूथ, और 370 का जो आंकड़ा है वो हमें टच करना है। चुनाव अभियान विकास और गरीब कल्याण के लिए किए गए कार्यों पर होगा केंद्रित। नेक्स्ट है कि जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को ज्ञानपीठ पुरस्कार। जगत गुरु रामभद्राचार्य को और गीतकार गुलजार को इस बार का ज्ञानपीठ पुरस्कार
दिया जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार चयन समिति ने दोनों के नामों की घोषणा कर दी है। उर्दू के लिए मशहूर गीतकार गुलजार और संस्कृत के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ सम्मान दिया जाएगा। गौरतलब है कि दोनों हस्तियां अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी मशहूर हैं। भारतीय ज्ञानपीठ के महाप्रबंधक RN तिवारी ने बताया कि प्रसिद्ध कथाकार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रतिभा राय की अध्यक्षता में चयन समिति ने ये फैसला लिया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार देश का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। विजेताओं को पुरस्कार में 11 लाख रुपए की राशि, बागदेवी की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। दोनों ही अपने क्षेत्र के बहुत बड़े नाम हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में पेश हुए केजरीवाल। आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें एक दिन के लिए निजी पेशी से छूट दी है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा की कोर्ट से बजट सत्र और विश्वास प्रस्ताव का हवाला देकर केजरीवाल ने दिन भर के लिए निजी पेशी से छूट देने का आग्रह किया था। उनकी ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल सुनवाई की अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे, जिस पर कोर्ट ने 16 मार्च को पेश होने का आदेश देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी और ईडी ने 14 फरवरी को छठा सम्मन जारी करते हुए अरविंद केजरीवाल को 19 फरवरी को उनके समक्ष पेश होने के लिए कहा था। इससे पहले 5 समन जारी होने के बावजूद पेश नहीं होने पर ईडी ने कोर्ट से शिकायत की थी, जिस पर 7 फरवरी को कोर्ट ने केजरीवाल को 17 फरवरी को अपने समक्ष पेश होने का आदेश दिया था। इसरो ने लॉन्च किया मौसम संबंधी उपग्रह इनसेट 3DS। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पृथ्वी और महासागरों का अध्ययन करने के लिए अपने मिशन पर एक और उपलब्धि हासिल करते हुए शनिवार को तीसरी पीढ़ी के मौसम अवलोकन उपग्रह इनसेट 3DS को लॉन्च किया है। 27.5 घंटे की उल्टी गिनती के बाद लगभग 52 मीटर लंबे जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल F-14 ने शनिवार शाम 5:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इनसेट 3DS के साथ उड़ान भरी। लगभग 20 मिनट की उड़ान के बाद 2274 किलोग्राम वजनी इनसेट 3DS को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया। इसरो के वैज्ञानिक आने वाले दिनों में उपग्रह को भू स्थिर कक्षा में स्थापित करने के लिए प्रयास करेंगे। इनसेट का मतलब इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम है। मिशन का उद्देश्य इस समय काम कर रहे हैं और इनसेट 3D और इनसेट 3DR को उन्नत मौसम संबंधी डाटा, भूमि और महासागर सतहों की निगरानी, मौसम पूर्वानुमान और आपदा चेतावनी के लिए सेवाओं की निरंतरता प्रदान करना है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के विभिन्न विभाग जैसे भारत मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम विज्ञान पूर्वानुमान केंद्र, भारतीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र और विभिन्न एजेंसियों और संस्थानों को इनसेट 3DS से भेजे जाने वाले डाटा से लाभ होगा। 2029 तक देश को भाजपा मुक्त करेगी आप, यानी कि आम आदमी पार्टी। ये स्टेटमेंट दिया है केजरीवाल ने। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर शनिवार को चर्चा के दौरान कहा कि भाजपा के लिए एकमात्र चुनौती आम आदमी पार्टी है। अगर 2024 में भाजपा जीत भी गई तो 2029 में हम देश को भाजपा मुक्त करेंगे। इसके साथ ही विधानसभा में सरकार के पक्ष में ध्वनि मत से विश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है। विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सत्ताधारी आप के 62 में से 54 विधायक सदन में मौजूद थे, जबकि 8 विधायक अनुपस्थित रहे। केजरीवाल ने बताया कि इनमें से 2 बीमार हैं, 3 दिल्ली से बाहर, 1 विवाह समारोह और 2 जेल में हैं। विपक्ष की ओर से केवल नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधुड़ी उपस्थित रहे, क्योंकि 8 विपक्षी सदस्यों में से 7 को उपराज्यपाल के अभिभाषण में व्यवधान उत्पन्न करने के आरोप में एक दिन पहले शुक्रवार को ही निलंबित कर दिया गया था। दशकों से द्विराष्ट्र समाधान की पैरवी कर रहा है भारत।
दुनिया में अब कई देश न केवल इसका समर्थन कर रहे हैं बल्कि इसे जरूरी माना जा रहा है। बंधकों की वापसी को अनिवार्य बताते हुए स्थायी मानवीय गलियारा उपलब्ध कराने को भी कहा गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को लेकर एक बार फिर से द्विराष्ट्र समाधान की पैरवी की है। साथ ही कहा है कि भारत दशकों से इस बात का समर्थन करता आ रहा है और अब दुनिया के कई देश न केवल इसका समर्थन कर रहे हैं बल्कि इसे अति आवश्यक बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर को दुनिया ने जो देखा उससे बचने के लिए इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का स्थायी और दीर्घकालीन समाधान आवश्यक है। बिना स्थायी समाधान के इसकी पुनरावृत्ति देखने को मिलेगी। वह म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में एक पैनल को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मानवीय कानून का पालन करना इजराइल पर एक अंतर्राष्ट्रीय दायित्व है। यह महत्वपूर्ण है कि नागरिकों की जान माल के प्रति बहुत सावधानी बरती जानी चाहिए। उन्होंने बंधकों की वापसी को अनिवार्य बताते हुए कहा कि युद्धग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को राहत प्रदान करने के लिए स्थायी मानवीय गलियारे की आवश्यकता है। जयशंकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और जर्मन समकक्ष एनालेना बेयरबा के साथ सत्र में भाग ले रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि आप उन्हें क्या सलाह देंगे, जयशंकर ने कहा कि मेरे पास सहयोगियों के लिए सलाह नहीं है, हालांकि मैं सोचता हूं कि हम सभी उन प्रयासों का अनुसरण करते हैं। कब तक सिर्फ 5 देश बने रहेंगे 188 देशों की आवाज। सुरक्षा परिषद में सुरक्षा के लिए भारत ने शुक्रवार को बड़ा सवाल उठाया। कहा क्यों और कितने समय तक महज 5 देश विश्व के 188 देशों की आवाज बने रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर यह सवाल भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज ने उठाया। कहा कि सुरक्षा परिषद में सुधार को अब और नहीं टाला जाना चाहिए। इसमें संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के हर वर्ग की आवाज समाहित होनी चाहिए। विदित हो कि भारत सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता के लिए बड़ा दावेदार है। सुरक्षा परिषद में सुधार पर अंतर सरकारी चर्चा में कंबोज ने 15 सदस्यों वाली विश्व इकाई में व्यापक सुधार की जरूरत बताई। इस इकाई में 5 देश अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस स्थायी सदस्य हैं, जबकि 10 सदस्य अस्थायी होते हैं जिनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। सुरक्षा परिषद का यह ढांचा 1946 में उसके गठन के बाद से ही बरकरार है। भारत और कुछ अन्य देश पिछले कई वर्षों से इसमें सुधार की आवश्यकता और आवाज उठा रहे हैं। लोकतंत्र सूचकांक में भारत 5 पायदान ऊपर पहुंचा। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ओर से विश्व में लोकतंत्र की स्थिति पर डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 रिपोर्ट जारी की गई है। सूचकांक में भारत पिछले वर्ष के मुकाबले 5 अंकों में सुधार के साथ 41वें स्थान पर पहुंच गया है। 2022 में इसका स्थान 46वां था, यानी 46 था। इस सूचकांक में देश को 4 कैटेगरी फुल डेमोक्रेसी, फ्लॉड डेमोक्रेसी, हाइब्रिड रेजिम और अथॉरिटेरियन रेजिम में रखा गया है। नॉर्वे, न्यूजीलैंड और आइसलैंड ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि उत्तर कोरिया, म्यांमार और अफगानिस्तान ने नीचे से 3 स्थान पाए हैं। भारत को इस सूची में फ्लॉड डेमोक्रेसी की सूची में रखा गया है, जिसने आशाजनक आर्थिक विकास दिखाया है और जो वैश्विक आर्थिक शक्ति में बदलाव को दर्शाता है। इसे 7.8 स्कोर के साथ 41वां स्थान हासिल हुआ है। पड़ोसी देश चीन को 2.12 स्कोर के साथ 148वें पायदान पर रखा गया है। इसे अथॉरिटेरियन रेजिम कैटेगरी में रखा गया है। वहीं पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थिति बद से बदतर है। पाकिस्तान को अथॉरिटेरियन रेजिम कैटेगरी में डाल दिया गया है। पहले यह हाइब्रिड रेजिम में था। सूचकांक में शामिल क्षेत्र में 28 देशों में से 15 ने अपने स्कोर में गिरावट दर्ज की है। सिर्फ 8 ने सुधार दर्ज किया है। विशेष रूप से इस लोकतंत्र सूचकांक पर पाकिस्तान का स्कोर गिरकर 3.25 हो गया है। न्यायपालिका में असमानता पर आत्मनिरीक्षण की जरूरत। देश के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने शनिवार को यहां न्यायपालिका को आत्मनिरीक्षण करने के साथ ही बार के यानी कि बार काउंसिल के वरिष्ठ सदस्यों से भी तकनीकी रूप से दक्ष होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमारी न्यायपालिका में समानता नहीं है, इसलिए जिला स्तर न्यायपालिका अधीनता की मनोवृत्ति से उबर नहीं पा रही है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में जिला न्यायपालिका में नई भर्तियों में 50% से अधिक महिलाएं हैं। शिक्षा के प्रसार के कारण महिलाओं को कानूनी पेशे में आने के लिए उनके माता पिता द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है।
CDSCO ने दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जारी किए निर्देश। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने दवाओं के नमूने एकत्र करने की समान पद्धति अपनाकर बाजार में उपलब्ध दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों की गुणवत्ता और उनके असर की प्रभावी निगरानी के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत काम करने वाले शीर्ष दवा नियामक ने कहा कि वर्तमान में दवाओं के एकत्र नमूने ज़्यादातर बड़े ब्रांड के हैं और उन्हें केवल शहरी या उपनगरीय स्थानों से एकत्रित किया गया है। पिछले सप्ताह अधिसूचित दिशा निर्देशों में कहा गया कि ये नए मापदंडों के अनुसार नमूना एकत्र करने की योजना में ग्रामीणों तथा आदिवासी क्षेत्र, चुनिंदा बीमारियों वाले क्षेत्रों में उपयोग की जाने वाली दवाओं और मौसमी बीमारियों की दवाएं भी शामिल होंगी। दिशा निर्देश में यह भी कहा गया है कि कुछ क्षेत्रों में सौंदर्य प्रसाधन के नमूने एकत्र नहीं किए गए हैं। ऐसे बिक्री केंद्रों का कोई केंद्रीकृत डाटाबेस नहीं है जहां नकली उत्पादों की सूचना दी गई हो। गुलाम जम्मू कश्मीर के विस्थापित विधानसभा में मांग रहे हैं 8 सीटें। बंटवारे के बाद पाकिस्तान के पहले छद्म युद्ध का शिकार हुए गुलाम जम्मू कश्मीर के विस्थापित अब राजनीतिक हक मांग रहे हैं। 1947 से अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे विस्थापितों का तर्क है कि उन्हें उनकी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिले ताकि 77 वर्ष के राजनीतिक उपेक्षा के दौर की कुछ भरपाई हो सके। ऐसे में 8 से 10 सीटें उनके लिए खाली रखी जाएं। यहाँ बता दें कि परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में कश्मीरी हिंदुओं के 2 प्रतिनिधि और गुलाम जम्मू कश्मीर के लिए 1 प्रतिनिधि मनोनीत करने की सिफारिश की थी। केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके अलावा 114 सदस्यीय विधानसभा में से 24 सीटें गुलाम जम्मू कश्मीर के लिए छोड़ी गई हैं। गुलाम जम्मू कश्मीर को वापस लेने के बाद ही इन सीटों पर चुनाव कराया जाएगा। बरसात में यमुना से अतिरिक्त पानी राजस्थान को देगा हरियाणा। हरियाणा मानसून में जुलाई से अक्टूबर के दौरान यमुना में आया अतिरिक्त पानी अब राजस्थान को देगा। जो बरसाती पानी नदियों के जरिए व्यर्थ बहाया जा रहा था, उसका सदुपयोग व बाढ़ से बचाव को करके हरियाणा व राजस्थान के बीच विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि DPR तैयार करने का समझौता हुआ है। दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की उपस्थिति में दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हरियाणा की पश्चिमी जमुना नहर की सरकार ने क्षमता 18,000 क्यूसेक से बढ़ाकर 24,000 क्यूसेक कर दी है। नेक्स्ट पेज पर नीतीश कुमार का एक स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि समझिए इंडिया खत्म हो गया, यानी कि जो इंडिया गठबंधन था वो खत्म हो गया है। अगर नीतीश कुमार ने ये बोला है, हालांकि इस गठबंधन को बनाने में नीतीश कुमार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी और संयोजक बनना चाहते थे, ये ऐसा बोला जा रहा है। जब इनको संयोजक पद नहीं मिला तब इन्होंने इंडिया से अलग होने का और NDA में शामिल होने का मन बनाया था। उसके बाद अब आते हैं आंध्र प्रदेश में तेदेपा की राजग में वापसी तय, यानी आंध्र प्रदेश में एक बार फिर तेलुगु देशम पार्टी यानी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी NDA के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। फिर कमलनाथ की न्यूज़ है, झारखंड में नाराज कांग्रेस विधायकों को मनाने दिल्ली पहुंचे चंपई। तो ये सब न्यूज़ पॉलिटिकल है, इसको स्किप करेंगे। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज, और एडिटोरियल पेज में जैसा आप देख रहे हैं आर्टिकल जो पहला है कि राजनीतिक एजेंडे वाला आंदोलन। यहाँ पर जो आर्टिकल लिखने वाले संजय गुप्त हैं वो बता रहे हैं कि ये जो आंदोलन किया जा रहा है वो राजनीति से प्रेरित है, यानी कि जो कुछ किसान संगठन या कुछ नेता हैं जो एक राजनीतिक पार्टी की तरह आंदोलन कर रहे हैं। इसमें कुछ मांगें तो किसानों की मांगी जानी चाहिए, माननी चाहिए, लेकिन कुछ मांगें ऐसी हैं जिनको नहीं मानना चाहिए। तो इस पर एक मिश्रित आर्टिकल लिखा गया है। तो हालांकि ये आर्टिकल अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है तो इसलिए इसको स्किप करेंगे, क्योंकि आंदोलन कोई आंकड़े नहीं देता है। आंदोलन के बाद अगर कोई कानून बन जाता है या फिर वापस ले लिया जाता है तो फिर वो आर्टिकल इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फिर उसमें आंकड़े रहते हैं। तो इसको स्किप करेंगे हम। नेक्स्ट है पुस्तक मेले में ठिठके अर्जुन, ये हास्य व्यंग्य है, इसको स्किप करेंगे।
अब आते हैं हम बिजनेस पेज पर। बिजनेस पेज में परिवहन में ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल की तैयारी। देखिए, स्टील के बाद अब सरकार परिवहन क्षेत्र में भी ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल शुरू करने जा रही है। बस, ट्रक जैसे भारी वाहनों के साथ कार में ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल को लेकर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी है। नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने हाल ही में इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। पायलट प्रोजेक्ट के लिए एनएनआरई वित्त वर्ष 2025-26 तक की अवधि में 496 करोड़ रुपए की सहायता देगा। इस राशि से पायलट प्रोजेक्ट के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल को लेकर पूरा माहौल तैयार किया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल के लिए बस व ट्रक के इंजन व फ्यूल सिस्टम में बदलाव करना होगा। इस काम पर होने वाले खर्च में आवंटित फंड से मदद की जाएगी। वैसे ही ग्रीन हाइड्रोजन स्टेशन भी खोले जाएंगे। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, इसका उपयोग कैसे होता है, किसके लिए होता है, कब तक भारत में इसका उपयोग पूरी तरह से शुरू हो जाएगा और कहां कहां शुरू हुआ है, इन सभी टॉपिक्स को लेकर वीडियो बनाया गया है जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 2024 वाले पोर्शन में आप जाकर इस वीडियो को देख लेंगे। आपको जो ग्रीन हाइड्रोजन की जो बात चल रही है और इसे भविष्य का ईंधन कहा जा रहा है वो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एफपीआई ने इस वर्ष इक्विटी से 29,520 करोड़ रुपए निकाले हैं। अमेरिका में उपभोक्ता महंगाई के उम्मीद से ज़्यादा रहने के चलते बॉन्ड यील्ड में हुई वृद्धि के कारण विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भारतीय इक्विटी बाजारों से लगातार निकासी कर रहे हैं। जो डिपॉजिटरी के डाटा के अनुसार 2024 में अब तक यानी 16 फरवरी तक एफपीआई घरेलू इक्विटी बाजार से 29,520 करोड़ रुपए की निकासी कर चुके हैं। निर्यात बढ़ाने के लिए नए निर्यातक तैयार करने में जुटी सरकार। निर्यात में वैश्विक हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सरकार अधिक से अधिक उद्यमियों को निर्यातक बनने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इस काम के लिए जिला स्तर पर छोटे छोटे उद्यमियों को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए निर्यातक बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। अभी 200 जिलों में यह अभियान चल रहा है। विदेश व्यापार महानिदेशालय व ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मिलकर जिला स्तर पर छोटे उद्यमियों को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से निर्यातक बनने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने अगले 6-7 साल में ई कॉमर्स निर्यात को 200 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। अब आते हैं इंटरनेशनल पेज पर। रावलपिंडी कमिश्नर ने चुनाव धांधली की जिम्मेदारी लेकर दिया इस्तीफा। लियाकत अली चट्टा ने मुख्य चुनाव आयुक्त और मुख्य न्यायाधीश को गड़बड़ी में शामिल बताया है। पाकिस्तान में रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने 8 फरवरी को हुए चुनाव में धांधली होने की बात कहते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे पूर्व उन्होंने धांधली में पाकिस्तान के मुख्य चुनाव आयुक्त और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के शामिल होने की बात कही। इस बीच पाकिस्तान में चुनाव धांधली के विरोध में प्रदर्शन जारी है और सबसे ज़्यादा सांसदों वाली इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अमेरिका से हस्तक्षेप की मांग की है। रावलपिंडी वह स्थान है जहां पर पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय है और जहां की आदियाला जेल में पीटीआई संस्थापक यानी इमरान खान बंद हैं। सेना की इच्छा को पूरा करने को नवाज नहीं बन रहे प्रधानमंत्री। पाकिस्तान में पीएमएलएन सुप्रीमो नवाज शरीफ ने राजनीति में बेटी मरियम को आगे बढ़ाने के लिए चौथी बार प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रचने के अवसर को कुर्बान कर दिया है। ऐसा सेना द्वारा उनके सामने रखे गए 2 विकल्पों में से एक को चुनने के चलते है। इस विकल्प में नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया है और मरियम को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाना मंजूर किया है। अब सेना को पसंद वाले शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होंगे। चलिए, तो ये आज का यानी 18 फरवरी 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।